आज हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए सेट नंबर 13 की। और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है। चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, प्याला देना। प्याला देने का मतलब होता है शराब पिलाना। प्याला देने का मतलब दोस्त होता है शराब पिलाना। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है पैसेज का। ये पूरा पैसेज है और अगर हम पैसेज को पढ़ें और तो पैसेज को पढ़ने से निष्कर्ष ये निकलता है कि ये पैसेज पर्यावरण से संबंधित है। हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कोई भी पक्षी अपने घोंसले को नष्ट नहीं करेगा, परंतु अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस, मानव की प्रजाति क्या है, होमोसेपियंस, इस हानिकारक कार्य में काफी चतुर है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है उसे प्रौद्योगिकी क्रांति की संज्ञा दी गई है। यह क्रांति अन्य सभी क्रांतियों की भांति असफल रही है। एक और तो इसके कारण दुर्लभ सामग्री की खपत तेज हुई, यानी जो दुर्लभ सामग्री है उसकी खपत तेज हुई। दूसरी ओर इसने काफी अवांछित कचरे को उत्पन्न कर दिया है। इससे कचरे का ढेर लगता जा रहा है और इसका निपटान करना मुश्किल हो गया है। इनमें से कुछ कचरा जैसे संश्लेषित प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, परंतु इन सब में सबसे खराब वे प्रदूषक हैं जिन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी हमारे चारों ओर फैला रही है। अध्ययन से पता चलता है कि वायु प्रदूषण से वनस्पति को हानि पहुंचती है और समानता पौधों की वृद्धि में रुकावट आ सकती है। इसकी झलक हमें पौधों के उत्पादों में अपेक्षाकृत कम पोषकता तथा उसके परिणाम स्वरूप इन पर निर्भर रहने वाले जानवरों और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों से मिलती है। हमारे कारखाने भारी मात्रा में ऐसा कचरा नदियों और झीलों में डाल रहे हैं जिनमें घुलनशील नाइट्रोजन और फास्फेट हैं। इनसे पानी में शैवाल और उसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की प्रचुरता हो जाती है जो अन्य प्राणियों के लिए घातक सिद्ध होता है। अतः वे सब मिट जाते हैं। ज्वलनशील ईंधन का व्यापक प्रयोग सभी प्राणियों के लिए दो तरह से हानिकारक है। यह ऑक्सीजन की मात्रा कम करता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा देते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ये हो गया पैसेज, यानी पर्यावरण से संबंधित है। अब हम लोग करेंगे इनके प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्वलनशील ईंधन का व्यापक प्रयोग सभी प्राणियों के लिए किस रूप में हानिकारक है? तो दो रूपों में हानिकारक है। पहला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन को कम करते हैं। तो व्याख्या के हिसाब से बी नंबर एकदम सही प्रश्न है। अगला, प्रौद्योगिकी क्रांति का दुष्परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? दुर्लभ सामग्री की तेज हुई है, यह दुष्परिणाम है। दुर्लभ सामग्री की खपत ने काफी अवांछित कचरे को उत्पन्न कर दिया है, ये भी है। वायु प्रदूषण हो रहा है, ये भी है। वायु प्रदूषण से वनस्पति को लाभ है, ये दुष्परिणाम नहीं है, लाभ नहीं है, ये लाभ नहीं है, हानि हो रही है। तो डी नंबर सही होगा। अगले प्रश्न पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? ये किस में मिलता है? तो याद रखना 351, यानी हिंदी का उल्लेख जो है राजभाषा वो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और कब स्वीकारी गई हिंदी को राजभाषा का दर्जा, कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखना है कि 343 से 351 के बीच में हिंदी का उल्लेख है और भारत सरकार बढ़ावा देगी, दायित्व देगी, क्या करेगी? तो 351 के तहत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? अरुण शब्द का मतलब लाल से भी होता है, सूर्य से भी होता है, केसर से भी होता है, सिंदूर से भी होता है। अब अरुण शब्द का अर्थ किससे नहीं है ये आपको बताना होगा। ठीक, तो अरुण शब्द का दोस्त अर्थ कान से नहीं होता, अर्थात कर्ण से नहीं होता। अरुण का मतलब गरुण भी होता है, केसर भी होता है, सिंदूर भी होता है, लेकिन कर्ण इसका अर्थ नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आश्रय का मतलब होता है सहारा देना है। आधार यानी किसकी आश्रय पे है? तो आधार यानी बेस, भरोसा, ये भी है। मिलान आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलें। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असम में कौन सी बोली जाएगी? जो 22 भाषाओं में शामिल है उन 22 भाषाओं में एक कौन शामिल आ जाती है? असमिया। असम में कौन सी बोली जाएगी? असमिया। बोडो बांग्ला भी असम वाले में
22 भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। काक बराक, काक बराक ये भाषा नहीं आती है। काक बराक 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि बोडो कहाँ बोली जाती है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। असम का जब उसने पूछा है तो कभी हो सकता है बोडो का पूछ दे। बांग्ला कहाँ बोली जाएगी, तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। तो कौन नहीं बोली जाती है, तो काक बराक नहीं बोली जा रही, असमिया असम वाले क्षेत्र में बोली जा रही। अगला प्रश्न है गागर में सागर बनना। गागर में सागर बनना यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान होना, अर्थात सी नंबर। गागर में सागर भर देना। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा। इसमें बताना ये किस प्रकार का वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य माना जा रहा है। देखो शायद लगा, शायद लगा तो यानी संदिग्ध की बात होगी या संभाव्य की बात होगी। कल यहाँ निर्माण शिलान्यास होगा यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य में संदेह ना होगा, क्या रहेगा, संभावना रहेगी, अर्थात डी नंबर एकदम सही जवाब होगा। 13 नंबर का डी नंबर यानी शायद कल यहाँ निर्माण शिलान्यास होगा, ये संभाव भविष्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं। शायद आज आप ज्यादा खाना खाए हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तो कम ज्यादा ये किस प्रकार के विशेषण है, ये है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो नया दाना नया पानी का मतलब होता है नई नौकरी, नई नौकरी होना। तो 13 का ए नंबर सही जवाब है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ाकू में शब्द है लड़ना, ठीक है, लड़ धातु बना है और लड़ना में लगा जाता है, लड़ धातु में लग गया प्रत्यय आकू, क्या लग गया, आकू। तो लड़ाकू में कौन मान लिया जाएगा, तो लड़ाकू में प्रत्यय माना जाएगा आकू, अर्थात ए नंबर, क्योंकि ये किससे बना है, ये बना है लड़ धातु से और लड़ में लगा आकू। और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है, और क्रिया यानी ना लग जाता है तो क्रिया में चली जाती है, ठीक है। तो लड़ धातु से बना है आकू। अगले प्रश्न पे चले, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। अध्यापन, 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 आदिधन शब्द है आदिधन आपन। ई की संधि आ से हुई है, संधि कौन सी होगी, तो यण स्वर संधि। तो ये बना क्या देगा, ये बना देगा अध्यापन, अर्थात डी नंबर। क्या बना देगा, अध्यापन, और अध्यापन में क्या बना देगा, डी नंबर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है, तो चित कोबरा के उपन्यासकार मृदुला, मृदुला गर्ग को माना जाता है, मृदुला गर्ग को माना जाता है। और मृदुला गर्ग के अगर एक और उपन्यास की बात करें हम, तो एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मिलजुल कर मन, मिलजुल कर मन। ये क्या है, ये भी इनका एक उपन्यास है, ठीक है। मिलजुल कर मन की किसका उपन्यास है, तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चलें, मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय होता है जनशक्ति आवश्यकता। मैन पावर यानी जनशक्ति, रिक्वायरमेंट यानी इसकी आवश्यकता है, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जनशक्ति आवश्यकता। अगला प्रश्न है, अर्धविराम का क्या है, तो देखो ये है प्रश्नवाचक, ये है विस्मयादिबोधक, ये है पूर्ण विराम। तो अर्धविराम कौन बचा, ए नंबर, ए नंबर है अर्धविराम। और केवल कामा लगता है तो ये हो जाता है दोस्तों अल्प विराम, अल्प विराम। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है, तो ये कितना अकेला आकाश जो है ये विधा मानी जाएगी यात्राव्यत, यात्राव्यत यानी यात्रा का वर्णन करता है, और ये है नरेश मेहता की, इसकी विधा है नरेश मेहता, नरेश मेहता की है, ठीक। और नरेश मेहता
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे चले। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अजर अमर, यानी डी नंबर। जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आता वो कहलाता है अजर, कहते हैं ना अजर अमर, तो वो अजर अमर कहलाता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। कह रहा तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, सॉरी अशुद्ध बताना है, तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता है ये शुद्ध है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता हूँ, ये भी शुद्ध है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए प्रश्नवाचक, विराम चिन्ह संबंधित अशुद्धि है, यानी सी नंबर अशुद्ध वाक्य। अगला प्रश्न है, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्त याद रखना है शुक्ल पक्ष एक होता है और एक चलता है दोस्त कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाता है, कृष्ण हो जाएगा। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, किसे पूर्वी भी कहा जाता है, ठीक है, मैथिली को, ब्रज को, बुंदेली को या भोजपुरी को, ठीक। तो इनमें से पूर्वी जो कहलाती है वो कहलाती है भोजपुरी। पूर्वी क्या कहलाती है, पूर्वी भोजपुरी कहलाती है, ठीक। अगला प्रश्न, आ वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है। हालांकि ऐसी रचनाकारों के अगर आ जाएंगे तो निश्चित ही साहित्य इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर यही पंक्तियां आ जाएं तो आपको याद रखना होगा कि ये किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, वो बताना है, जो अरबी फारसी का उपसर्ग माना जाता है, ठीक। तो अरबी फारसी का उपसर्ग है ना, ना जो है ये अरबी फारसी का उपसर्ग माना जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो रस कितने, 9, तो स्थायी भाव कितने होंगे, 9, ठीक। पहले भरत मुनि के अनुसार कितने थे रस, तो 8, नवा कौन सा जुड़ा, तो शांति रस जुड़ा, शांत रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद। तो क्रोध किसका है, तो क्रोध होता है रौद्र रस का, रौद्र रस का क्रोध होता है, ठीक है। अद्भुत का होता है विस्मय, वीर का होता है उत्साह और भयानक का होता है भय, ये स्थायी भाव है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, दंत वर्ण महाप्राण, यानी दंत वर्ण होना चाहिए, दंत मतलब ता वाले वर्ग का हो, महाप्राण हो अर्थात ता वाले वर्ण पे, ता वाले वर्ग पे दूसरी पंक्ति का हो या चौथी पंक्ति का, यानी चौथे स्तंभ या दूसरे स्तंभ का हो, ठीक। महाप्राण घोष, घोष होना चाहिए, यानी तीसरे चौथे या पांचवें स्तंभ में आना चाहिए। तो तीसरे चौथे पांचवें स्तंभ में तो घोष आते हैं, घोष आते हैं, और उनमें महाप्राण कौन सा है, तो चौथा स्तंभ है। तो चौथे स्तंभ में कौन आ जाएगा, तो धा, धा कैसा है, दंत वतस्य महाप्राण घोष व्यंजन, अर्थात बी नंबर एकदम सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, कह रहा है मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक शब्द होता है मनोबल, तो मनोबल का सही संधि विच्छेद हो जाता है मनाधल बल, मनाधन बल। क्योंकि विसर्ग का प्रयोग यदि आ या आ स्वर के साथ हुआ है, आ या आ स्वर के साथ हुआ है और इसकी संधि किसी सघोष वर्ण से हो रही है, तो विसर्ग ओ बन जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो सेम वैसे बनेगा मना धन दशा, क्योंकि दा कैसा है, दा सघोष है और सघोष के साथ विसर्ग की संधि हो रही है, तो ये बना देगा मनो। अगला प्रश्न, यानी कौन सा सही हो जाएगा, मना दशा, मना दशा कहाँ है, बी नंबर, मनाधन दशा, बी नंबर सही माना जाएगा। अगला है, सुख दुख की भाव विस्मयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना
का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। उक्त किस रचनाकार की है? तो ये रचनाकार याद रखना है आपको, महादेवी वर्मा की। हमने फिर कहा है कि ऐसे जो शब्दावलियां आ जाएंगी तो हो सकता है आपको ये ना पता हो, लेकिन आपको अगर यही आ रही है, अगर रिपीट हो रही है, तो आपको याद रखना होगा। आगे चले। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, तो देखो पत्र, खत या संदेश, ये तीनों कैसे हैं दोस्त? तो ये है पुल्लिंग। चिट्ठी कैसा है? चिट्ठी आई है, यानी ये है स्त्रीलिंग। तो सी नंबर एकदम सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताना है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यानी मैं आपके विचारों से अंशतः, अंशतः यानी थोड़ा बहुत सहमत हूं। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत कम ज्यादा की बात आ रही ना, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे कोई कार्य हो रहा है, यानी वो किसका माना जाएगा? तो रीतवाचक क्रिया विशेषण का माना जाएगा। किसका माना जाएगा दोस्त? तो वो रीतवाचक क्रिया विशेषण का माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चले। भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का बताना है किस पत्रिका के संपादक थे। तो वो पत्रिका थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक। अगर हम बात करें प्रताप के, तो प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है। हिंदू पत्रिका की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद थे। अगर हम लोग बात करें मतवाला की, तो इसके थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। तो कवि बच्चन सुधा मुंशी प्रेमचंद याद रखना है। प्रताप प्रताप नारायण मिश्र। इंदु मुंशी प्रेमचंद। मतवाला हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न पे चले। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न किया गया? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 10, पहला कब होता है? तो पहला होता है 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी 1975 को। और तो छठा कब हो रहा है? छठा हो रहा है 1999 को। छठा हो रहा है 1999 को संपन्न हुआ था। अगला बात करें। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? वो उपसर्ग बताना है जो अरबी फारसी का है। आपको स्पष्ट देख रहा होगा बे। बे कैसा है? अरबी फारसी का वो है बेखबर, बेकार, ऐसे शब्द बनते हैं ना, तो ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रति का है अपना, यहाँ पे प्रति आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रति है उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग से कौन सा समास बनता है? तो उपसर्ग से बनता है दोस्तों अव्ययीभाव समास। अगर बात करें द्विगु समास का निर्माण, तो द्विगु समास का निर्माण में पहला शब्द होगा वो दोस्तों होगा संख्यावाची। अगर बात करें कर्मधाराएं में, तो कर्मधाराएं में विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं को समर्पित, देवी देवताओं को समर्पित प्लस जब इसका सामासिक विग्रह करते हो तो वाला, वाली, वाले शब्द आते हैं। जैसे कहते हैं दशानन, तो 10 सिरों वाला। वीणा पानी, वीणा को हाथ पानी में छाते, तो हाथ में रखने वाली, हाथ में लेने वाली। दशानन वाला आया, वीणा पानी में वाली आया। ठीक है। जैसे चक्रधर, तो चक्र को हाथ में धारण करने वाले कौन? भगवान विष्णु। तो यानी देवी देवताओं को समर्पित सामासिक विग्रह जब आप करोगे तो वाला, वाली, वाले शब्द आएंगे, तो वो किस में माना जाएगा? तो वो माना जाएगा बहुब्रीहि समास में। अगले प्रश्न पे चले। ठीक है, प्रतिक्षण शब्द में वही शब्द रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण, तो परिपूर्ण में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग है। ठीक है। कहाँ है? ए नंबर में परि उपसर्ग है। अगले प्रश्न पे चले। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रृंगार का, तो श्रृंगार शब्द का दोस्तों तद्भव रूप होता है सिंगार। अर्थात ए नंबर एकदम सही माना जाएगा। ए नंबर इसका एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
अंदर आना मना है। आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और कह रहा है अंदर आना मना है, यानी किसी चीज को मना कर रहा है, नकारात्मक भावना पे दे रहा है, तो निषेधवाचक, कहते हैं ना कि वहां जाना मना है, अंदर आना मना है, तो निषेधवाचक वाक्य में आएगा। किसमें आ जाएगा? निषेधवाचक में। अर्थात 40 का ए नंबर एकदम सही जवाब है। तो आज के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जिस भी प्रश्न में आपको बात समझ में ना आई हो या आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।